नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अलीगढ़ से है। भूमाफियाओं ने किसान की जमीन पर किया कब्जा। जमीन जोतने को लेकर आए दिन किसान के साथ की जाती थी मारपीट। दरअसल पूरा मामला थाना चंडौस क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामपुर शाहपुर का है, जहाँ के रहने वाले दिलशाद नामक किसान ने बताया कि भूमाफियाओं के द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जब किसान जमीन जोतने के लिए जाता है तो भूमाफिया उसको वहां से भगा देते हैं और मारपीट भी करते हैं। इस बात की शिकायत पूर्व में किसान के द्वारा संबंधित अधिकारी को दी गई थी, लेकिन आज तक किसान की सुनवाई नहीं हो सकी। किसान से मारपीट के मामले में भूमाफिया पहले भी जेल जा चुके हैं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसान के पास एकमात्र सहारा खेती ही है, लेकिन भूमाफिया के भय से किसान अपनी जमीन नहीं जोत पा रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले की शिकायत किसान के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की गई है। भूमाफिया की दबंगई की वजह से किसान का परिवार सहमा हुआ है। अब देखना यह होगा कि किसान को किस तरीके से प्रशासन के द्वारा रियायत मिल पाती है। आपका? मेरा नाम दिलशाद है। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर शाहपुर। थाना कौन सा है? थाना चंडौस। किस समस्या को लेकर आप एसएसपी कार्यालय आए? हमारे खेत ना वो मंदिर जबरदस्ती आके खड़ो है जावे खेत पे। पहले फावड़े से लड़का काट दिया। कब की बात अब है? ये फावड़े से काट दिया 22/9 में। तो अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि हमारो खेत बोवे और हमारो खेत भट्टा में दाब रखो 4 बीघा। कौन लोग है वो? इरफान, गुलफान, फुरकान, फरमान। आपने एसएसपी साहब को शिकायत दिया? शिकायत दी, कोई सुनवाई ना हुई अभी। चौपन थाना क्षेत्र में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह घटना प्रीतनगर क्षेत्र में हुई है। जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार दुधी से आजमगढ़ के लालगंज जा रही थी। रास्ते में एक अन्य वाहन द्वारा ओवरटेक करने के प्रयास में ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी चौपन में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। सीएचसी चौपन में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिव कुमार यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 3 मरीज लाए गए थे। इनमें से एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया था। अन्य 2 घायलों को अभिषेक शर्मा पुत्र चंद्रभूषण 30 वर्षीय निवासी लालगंज बेहरा देवगांव जिला आजमगढ़ और आशुतोष तिवारी पुत्र सुभाष चंद्र तिवारी 35 वर्षीय लालगंज बेहरा देवगांव आजमगढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की सूचना दे दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी कार्यरत हूँ। सड़क दुर्घटना में 3 मरीज लाए गए, जिसमें 2 को प्राथमिक उपचार करके जिला चिकित्सालय को रिफर कर दिया गया और एक व्यक्ति जिसका अज्ञात पता और नाम है वो मृत अवस्था में लाया गया, जिनको पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी गई है। चित्रकूट जनपद के सरधुवा अंतर्गत ग्राम भेद्दू में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक 45 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह ने अपने ही खेत में कटहल के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले ही धीरेन्द्र के छोटे भाई राकेश सिंह की छत से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी और इस हादसे से आहत धीरेन्द्र ने यह कदम उठाया है। शव को स्थानीय लोगों ने पेड़ से लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया है। थाना सरधुवा के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या प्रतीत होती है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों में गहरा शोक है, वो रो रो कर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
खबर मुरादाबाद से है, जहां आयशर कैंटर पिकअप ने 4 साल के मासूम बच्चे को रोड क्रॉस करते समय मारी जोरदार टक्कर लगने से मासूम अरहान बच्चे की हुई कुचलकर दर्दनाक मौके पर ही मौत। अपने घर से घर वापस जा रहे मासूम बच्चे को आईएसआर कैंटर और बिस्लेरी से भारी पिकअप ने टक्कर मारते हुए उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने दलपतलुपुर काशीपुर अलीगंज मार्ग पर किया जाम। इस हादसे में अरहान की मौत हो गई है। मृतक परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर दौड़ गई है। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर अलीगंज मार्ग मिल्क बुजपुर आशा गांव का पूरा मामला। हादसा ऐसा हुआ कि दो तरफ हमारे घर हैं, एक तरफ घर है एक तरफ घेर है। तो बच्चा जो है सुबह इधर आया था घेर की तरफ, वापसी जो है घर जा रहे थे तो वो काशीपुर की तरफ से डीसीएम आ रही थी तो वो तेज थी गाड़ी ज़्यादा। लड़का जब आगे बढ़ा तो वो पहिया चढ़ाकर एकदम भाग रहा था। लोगों ने जो है गदर मचाया तो वो रुक गया है, ड्राइवर पकड़ लिया है। ड्राइवर से कुछ नहीं कही है। मौके पर पुलिस आ गई थी, पुलिस को हमने ड्राइवर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी। रोड जाम हुआ था वो खुलवा दिया है। कि बच्चा कितनी उम्र का है? बच्चा होगा करीब 4 साल का लड़का होगा। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम तो खैर सही से मालूम नहीं है मुझे, मगर उनके बाप का नाम जो है भूरा नाम है उनका। अच्छा। और बच्चा पला हुआ अच्छा खासा खूबसूरत था। अच्छा। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रोड पर जो है जंप लगने चाहिए। ये बजर फुट के जो डंपर हैं ये बहुत तेज लेके जाते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ तो रोज की घटना है ये, ऐसे समझ लो। समझाते हैं। आपने पुलिस से कोई शिकायत की है अभी? पुलिस से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है मौके पे, इसलिए जो बच्चा खत्म हुआ उसके गम में ही है सब लोग अभी तक। अब बैठ के बड़े बड़े बात कर रहे हैं, देखो क्या होता है। क्या मांग करना चाहेंगे अपने? बस ये मांग करना चाहते हैं ज़्यादातर जो है रोडों पे जो है जंप लगने चाहिए। अच्छा। अगली खबर उन्नाव से है, जहां महिला एसआई का शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। वृद्ध महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती दिख रही महिला एसआई। आपको बता दें, वृद्ध महिला से कह रही एसआई, इतने लगाएंगे जूता की शक्ल भूल जाओगी। उन्नाव सदर कोतवाली में तैनात बताई जा रही महिला उप निरीक्षक वायरल वीडियो की पुष्टि आगाज टाइम्स नहीं करता है। खबर मिर्जापुर से है, जहां खड़ी ट्रक में खाना बनाते समय लगी आग। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवर खलासी ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। पंडरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर पहाड़ा हाईवे की घटना है, जहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी का केबिन जलकर राख हो गया है। धू धू कर आग की लपटें उठती दिख रही है। सूचना मिलने पर फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है। आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा आरटीसी कैंपस डिडोली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के साथ सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से संवाद स्थापित कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवासीय व्यवस्था और साथ ही पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता व स्वच्छता सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बताई गई समस्याओं एवं आवश्यकताओं को संज्ञान लेते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण अवधि में अनुशासन, परिश्रम तथा व्यावसायिक दक्षता को सर्वोपरि रखते हुए उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए भी प्रेरित किया है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान सवरू उर्फ रितेश के रूप में की गई है। बदमाश के पास एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और साथ ही एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी पूर्व में भी हत्याकांड में चल रहा था। वांछित पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंका था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश के फायरिंग से एक सिपाही घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक सप्ताह पूर्व अपने साथियों के साथ एक युवक को लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उसे उतारा था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस आज आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोपी दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था। सैयद राजा पुलिस से कल्याणपुर रेलवे लाइन के पास हुई थी मुठभेड़। आज दिनांक 29/11/2025 के भोर में 2 बजे के करीब थाना सैयद राजा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर पंजीकृत अभियोग संख्या 354/25 से संबंधित अभियुक्त
शहीद राजा रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना शहीद राजा पुलिस टीम अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई, जहां पे अभियुक्त ने पुलिस टीम को देख करके फायरिंग झोंक दिया। जवाब में भी पुलिस टीम ने फायरिंग किया, जिससे अभियुक्त के पैर में चोट आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात अभियुक्त को तत्काल CHC बरहनी भेजा गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। अभियुक्त के पास से 2 जिंदा कारतूस और 1 अदद 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की तरफ से भी पुलिस के एक सिपाही के बाएं हाथ में चोट आई है, उसका भी इलाज CHC बरहनी में चल रहा है। मौके पर कुशलता है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। खबर अमरोहा से है, जहां श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया महोदय के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक यादव महोदय के पर्यवेक्षण में दिनांक 29 नवंबर 2025 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायर कर घायल कर देने संबंधित अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 504/2025 धारा 109 BNS में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त ताविस रजा पुत्र अबू बकर निवासी मोहम्मद टंकी वाला कस्बा जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से असलहा, 1 पिस्टल, 32 बोर व 1 जिंदा व 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। शिक्षक महोदय अमरोहा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को डिडौली थाना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 504/25 धारा 109 BNS में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त ताबिस रजा सनाफ अबू बकर को डिडौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से 1 अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा बरामद किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। हालात बिगड़ने पर परिवार वालों ने पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर द्वारा किए जा रहे इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। मामले की पुलिस को दी गई सूचना, तहकीकात लगातार जारी है। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के खदेरापुर गांव का पूरा मामला। रामगोपाल जी, क्या हुआ था आपके भैया को? हुआ हमने भैया कुछ नहीं। सुबह हम उठन लेटरिन का के बाद चाय बनाई और 2-4 पाव लावा, 2 अपना खाई और एक दे दी, एक मम्मी को दे दी, मम्मी को दे दिया। इसके बाद हम चाय पियन, इसके बाद में ये आज क्या खाई नहीं है? आज अभी बता रहे हैं। खबर कानपुर देहात से, जहां सिकंदरा थाना प्रभारी ने कस्बा रसधाना में पैदल गश्त की। आपको बता दें, सिकंदरा थाना प्रभारी ने कस्बा रसधान में क्षेत्र में पैदल गश्त की है और अव्यवस्थाओं का जायजा लिया है। गश्त के दौरान अंडरपास क्रॉसिंग के नीचे अवैध रूप से लगी दुकानों को हटवाया गया है। खबर अमरोहा से है, जहां अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया व क्षेत्राधिकारी नौगांवा सादात के निकट पर्यवेक्षण में ऑपरेशन किरण महिला थाना अमरोहा में 3 प्रार्थना पत्रों की काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान महिला थाना अमरोहा द्वारा 3 जोड़ों का सुलह समझौता कराया गया एवं 2 पक्षों को कुशल राजी खुशी प्रेम पूर्वक नवजीवन उनके घर रवाना किया गया। आपको बता दें, महिला थाना अमरोहा टीम में थाना अध्यक्ष मीनाक्षी मौजूद रही। खबर उन्नाव से है, जहां धान क्रय केंद्रों की धीमी प्रगति से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने आज विभिन्न खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई अहम खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्नाव जिला प्रशासन इन दिनों धान खरीद को लेकर फोरक मोड में। आपको बता दें, क्योंकि सरकारी समर्थन मूल्य 2379 से 2385 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि बाजार किसानों का धान सिर्फ
1800-2000 में वो खरीद रहे हैं। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद जिले में अब तक मात्र 5% धान की खरीद हो पाई है। जिले में आपको बता दें कि 35,000 एमटी का लक्ष्य मिल चुका है, जबकि अभी तक सिर्फ 1,685 एमटी धान खरीदी जा चुकी है। इसी धीमी प्रगति को देखते हुए डीएम और एसडीएम ने क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में सभी टीमें पूरी तरह विजिलेंट मोड में रहें और छोटे बड़े सभी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करें ताकि अधिक से अधिक किसान केंद्रों तक पहुंचे और साथ ही प्रशासन के ग्राम प्रधानों एवं पूर्व प्रधानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से किसान को जागरूक करने के लिए उन्हें क्रय केंद्रों पर लाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय धान बड़ी मात्रा में खेतों से उठ के और अब विक्रय होने लगा है, तो ऐसे में धान क्रय केंद्र सुचारू रूप से चलें और किसान को जो बेहतर मूल्य है, जैसा कि किसानों से बातचीत करके पता लगा कि जो बाज़ारी मूल्य है और जो हमारे सरकारी सपोर्ट मूल्य है उसमें काफ़ी अंतर है। 2369 रुपये और 2385 रुपये, हम लोग 79 रुपये सरकार दे रही है और मार्केट में भी 1800-2000 रुपये ही है। तो ऐसे में इनका सुचारू रूप से चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के संबंध में आज मेरे और एडीएम साहब द्वारा और सभी संबंधित अधिकारी डिप्टी आरएमओ एसडीएम साहब के द्वारा देखा गया, अभी जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे भी थोड़ा कम है। इसी के चलते पूरी टीम विजिलेंट रहेगी। एसआईआर के काम के साथ साथ हम लोगों को धान क्रय को भी ध्यान देना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद हो। तो सारी टीम निकल कर अब अगले 3 से 4 दिन धान क्रय केंद्रों पे बड़े किसानों से बात भी करेंगे, छोटे किसानों से भी बात करेंगे और ग्राम प्रधान के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोग विक्रय केंद्रों पर लेके आने का काम करेंगे। करीब 5% हुआ है। अभी हमारा 35,000 मीट्रिक टन लक्ष्य है, 1685 करीब मीट्रिक टन खरीद हुई है। तो अब यही टाइम है जब पीक पकड़ेगा अगले 10 से 15 दिन, तो इसको हम लोग बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। मंडी में आदेश पहले जारी किया गया था, अभी तक लगातार। खबर हरदोई से है, जहां पर डीएम और एसपी ने कर्नल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरदोई में अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अमर शहीद लेट कर्नल हर्ष उदय वीर सिंह गौर के बलिदान दिवस पर डीएम अनुनय झा और एसपी अशोक कुमार मीणा ने वीर शहीद को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, बिहार रेजिमेंट में कुर्की द्वारा शहीद कर्नल साहब के पार्क में वीर शहीद को डीएम, एसपी सहित पूर्व सैनिकों व गणमान्य लोगों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। जिलाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण, विशेष प्रकार पुनरीक्षण, एसआईआर फॉर्म भरने का तरीका। आपको बता दें, खबर हरदोई से, जहां तहसील संडीला में जिलाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण, विशेष प्रकार पुनरीक्षण, एसआईआर फॉर्म भरने का तरीका। आज विधानसभा 161 संडीला में जिलाधिकारी अनुनय झा के द्वारा निरीक्षण किया गया और विधानसभा 161 संडीला क्षेत्र में मतदेय संख्या 123, 124, 143, 144 प्राथमिक विद्यालय महत्वना संडीला व मतदेय संख्या 140, 141, 142 राजा हाता संडीला का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आशुतोष झा द्वारा विशेष प्रकार पुनरीक्षण SIREF फॉर्म भरने का तरीका बताया गया। संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर उपस्थित मतदाताओं से अपील को अपने अपने फॉर्म पर भरकर जल्द से जल्द अपने से संबंधित BLO के पास जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ निरीक्षण के समय नगर के समस्त BLO, सुपरवाइजर, सभासद व पूर्ति निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका संडीला, बाल विकास परियोजना अधिकारी संडीला, तहसीलदार संडीला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी संडीला आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 3 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला की मौत हो जाने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल। एक दिन पूर्व हरिद्वार से अपने एक बच्चे को मुंडन कराकर घर वापस आई थी महिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। जनपद के रेउसा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, कौन खत्म हुआ, क्या हुआ था?
हमारी सिस्टर। सिस्टर, शादी कितना समय हुआ? 9 साल। 9 साल। घर में फांसी लगाई है, क्यों लगाई, कुछ जानकारी हो पाई आपको? इसकी जानकारी है। 3 बच्चे भी हैं इनके? हाँ, एक छोटा सा है। कोई विवाद तो नहीं हुआ था? अब बातों से नहीं लग रहा, बाकी पता नहीं। अच्छा, ठीक है। बता रहे हरिद्वार से मुंडन करा के वापस आई थी अभी? हाँ, 1 दिन पहले। 1 दिन पहले। ये नहीं पता चला क्यों फांसी लगा लिया? अब यही तो कारण नहीं समझ आ रही। 2 घंटे पहले बात भी हुई थी। तभी कोई बात नहीं है ऐसी? किस गांव का मामला है? थाना रेवसा। क्या नाम था? अन्नपूर्णा नाम था। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, डॉक्टर ने किया लखनऊ रेफर। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर अवस्था में घायल लखनऊ में उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। जनपद के महोली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कौन खत्म हुआ है? भतीजा मेरा खत्म हुआ। क्या नाम था इनका? श्याम। ये कहाँ से थे? बड़ा गांव से। नहीं, ये किस गाड़ी से थे? मोटरसाइकिल से। और हुआ कहाँ से? ट्रैक्टर से हुआ। अकेले थे ये? बड़ा ट्रैक्टर था, लड़का एक और था भतीजा मेरा। वो भी चोट खाए हैं? वो भी चोट खाए, वो लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था ये? भिरिया के पास हुआ, कांटा है कहीं। भिरिया थाना? थाना मोहली। रहने वाले कहाँ के? बड़ा गांव के। मोहली। वहीं खत्म हो गए थे ये के अस्पताल में? वहीं थोड़े खत्म हो गए भतीजा। एक भतीजा, एक लखनऊ रेफर हो गया। ठीक है, अब पोस्टमार्टम के लाए। ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया? नहीं, अभी तक नहीं। ईंटें से भरा था, लेके भाग गया था क्या? वो कहीं साइड में लगा के खड़ी करके भाग गया। ठीक। गाड़ी नहीं पकड़ी गई? गाड़ी नहीं, पता भी नहीं लगा पाया, हम लोग जान ही नहीं पाया कितना टाइम क्या हुआ। देश की जीडीपी के अप्रत्याशित रूप से बेहतर आए जाने के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था का परिणाम है। वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है, उद्योग बढ़े हैं और निवेश को तेज रफ्तार मिली है, जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी की प्रति व्यक्ति आम आय बढ़ी है और साथ ही आज उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति आयोग ने यूपी के लिए 30.77% का टारगेट तय किया था और राज्य उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2017 और वर्तमान एसजीडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों भी समझे हैं और 2017 में उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी 12,75,000 करोड़ जो आज बढ़कर 29,78,000 करोड़ हो गई है, यानी दोगुनी से अधिक हो गई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है और कैग रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय व्यवस्था भी सराहना उसकी की गई है। शाहजहांपुर आगमन के दौरान वित्त मंत्री ने विधायक खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। अंत में उन्होंने दावा किया है कि वे भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते रहेंगे। तो मिड टर्म में आप ये समझिए कि चुनाव जो हमारे नीति आयोग है उसने तो हमसे ज़्यादा उम्मीद की है और हमारा आज की जीएसडीपी जो है वो वास्तव में सही मायने में जो हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ते हुए सबसे बड़ा पैमाना वही है कि हमारी जीएसडीपी बढ़े प्रदेश की, और ये लगातार बढ़ रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सारी स्थितियां मजबूत रहती हैं। उत्तर प्रदेश की तो आर्थिक स्थिति लगातार बढ़ रही है। आप देखिए, हमको जब हम सत्ता में आए थे तो 12,75,000 करोड़ रुपए थी। उसके बाद इस बार जो हमने विजुलाइज की थी उससे कहीं ज़्यादा तो अभी हो गई, 29,78,000 तो अभी हो गई और 30.77 नीति आयोग ने वो किया है। तो ये हर तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं और हर तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। निवेश भी बढ़ा है। और आप देखिए सीएजी की जो रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया उत्तर प्रदेश को। आप उत्तर प्रदेश के योगी जी को बधाई दें विशेष रूप से। योगी जी के साथी के रूप में हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मुखिया को सबसे पहले बधाई दी जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। अब जो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है
तो हर चीज़ अपनी जगह पर लाइन पर आ गई। आज जिलाधिकारी हरदोई द्वारा विधानसभा 161 संडीला की मतदेय संख्या 135, 136, 137, 138 व 139 भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज संडीला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान की प्रगति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को EF फॉर्म भरने की सही प्रक्रिया विस्तार से समझाई है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करने के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता अपना फॉर्म ठीक प्रकार से भरकर जल्द से जल्द संबंधित BLO को जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय तक पूरा हो सके। और साथ ही निरीक्षण के दौरान नगर पालिका संडीला के EO और साथ ही CDPO संडीला, तहसीलदार संडीला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी संडीला, साथ ही नगर क्षेत्र के सभी BLO सुपरवाइजर सभी सभासद उपस्थित रहे। उन्होंने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की मजबूती का महत्वपूर्ण चरण है, इसीलिए सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खबर मुरादाबाद से है, जहां 90,000 चोरी का मामला प्रकाश में आया। एक आरोपी गिरफ्तार, 15,000 बरामद। आपको बता दें, मुरादाबाद पुलिस ने जिगर कॉलोनी में हुई 90,000 की चोरी के मामले में एक मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। विनय कुमार निवासी मुगलपुरा को रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से चोरी के 15,000 नकद और घटना में इस्तेमाल की गई एक टॉर्च बरामद हुई है। पूछताछ में विनय ने अपने साथी शिवम का नाम बताया, जो भी फरार है और जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसने और शिवम ने मिलकर 18 नवंबर 2025 को दुकान के गल्ले से चोरी की थी। शिवम ने सीढ़ी लगाई जबकि विनय अंदर गया था। CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने एक चोर को जेल भेजा है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा था और क्या इसमें पुलिस जांच में सामने आया? देखिए, इसमें थाना कोतवाली पर 27 तारीख को सिविल लाइन्स एरिया की रहने वाली एक वादिनी ने अभियोग पंजीकृत कराया। उनका ये कहना था कि मंडी चौक में उनकी एक ब्रास की दुकान है और वहां पर रात में कोई आसपास के किसी घर में रहते हुए उन लोगों ने उनके दुकान से 90,000 रुपए की चोरी की थी और वो CCTV कैमरा वगैरह में भी उन लोगों के पास कैद था। वो सारे वीडियोज हम लोगों ने देखा। तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और उसकी छानबीन शुरू कर दी। उस छानबीन के पश्चात इसमें एक विनय कुमार नाम, जो बरवलान का रहने वाला है, बरवलान थाना मुगलपुरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने घटना करना स्वीकार भी किया है और उसके पोजीशन से कुछ पैसे बरामद हुए हैं। बाकी उसको अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और इसमें रिकवरी के और भी प्रयास किए जाए। सर, बताया जा रहा है कि जो चोरी की गई है और जिस शोरूम में की गई थी उसमें 3,90,000 रुपए कैश रखा हुआ था और चोर से 90,000 रुपए। देखिए, ये फैक्ट सामने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी आई है कि जो वादिनी है उनके द्वारा ये कहा गया कि आश्चर्यजनक रूप से, चूंकि 3,90,000 रुपए उसमें रखा हुआ था लेकिन केवल 90,000 रुपए ही निकाल के ये वहां से गया। तो ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने वादिनी भी उतनी पैसे लिखाई जितनी उनकी चोरी गई थी। तो एक बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्ट इस केस में रहा है। तो क्या घटना कोई और फरार चल रहा है? इस घटना में से और पूछताछ की गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ और लोग भी इसमें शामिल होने की संभावना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का विजन 2047 विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य का मुख्य हिस्सा है। CM योगी का दावा है कि 2047 तक विकसित यूपी के लक्ष्य में पूरे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 से 2017 के बाद 8 वर्षों में यूपी बीमारू राज्य से देश का ग्रोथ इंजन बन गया है और अगर यही गति बनी रही तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो जाएगा और साथ ही राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। युवाओं को टेक्नोलॉजी और संस्कार से जोड़ना जरूरी बताया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होते हुए भी डूडा में एक फुल टाइम ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर पा रहे, तो वो विकसित भारत 2047 की क्या बात है? विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुरूप साकार होकर के रहेगा। उस सपने को हम और आप मिलकर के साकार करेंगे। देश की जनता उसको साकार करेगी, देश के जनप्रतिनिधि उसको साकार करने का नेतृत्व करेंगे, देश की मीडिया उसका बखान करेगी, उसको देखेगी, उसका गुणगान करेगी और कराएगी
अखिलेश यादव विकसित भारत का नाम सुनते ही वो उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। देश में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे गांव गली का विकास हो, चाहे शहर का और सड़क का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो। विकास शब्द से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत एलर्जी लगती है। मैं चाहूँगा किसी अच्छे चिकित्सक को, अच्छे डॉक्टर को मिल लें जिससे उनकी एलर्जी दूर हो। रही बात विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का क्या योगदान होगा और उस विकसित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय परिवेश का क्या योगदान होगा, इस विषय पर आज पूरे दिन की एक परिचर्चा, पूरे दिन का एक सेमिनार हमारे विभाग ने रखा है जो बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया। बहुत सारे माननीय महापौरगण, बहुत सारे हमारे माननीय अध्यक्षगण नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग, हम सब मिल करके अपने नगरों को विकसित बनाएंगे। अपने नगरों को विकसित बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाते हुए पूरे देश को विकसित बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद मडराग के गांव शाहपुर में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। एक साइबर नौकरी ठग सोमवीर दिवाकर नाम का व्यक्ति लोगों को एएमयू में सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़ित प्रदीप रायजादा नाम के व्यक्ति 16,90,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर ले लिए उससे और साथ ही पीड़ित से बोला 2 महीने इंतजार करो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर पहुंच जाएगा और नौकरी पक्की है। जब पीड़ित का 2 महीना बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो पीड़ित ने इस साइबर ठग सोमवीर दिवाकर से पूछा तो नौकरी लगने से मना कर दिया। जब पीड़ित की नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित सोमवीर ने अपने पैसे की मांगे तो फर्जी मुकदमे की धमकी देने लगा और बोला कि तुम मेरी पुलिस में शिकायत करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, मेरी पकड़ सत्ता की सरकार के नेताओं से है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज पीड़ित प्रदीप रायजादा और लोकेश शर्मा ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती रखी है और मीडिया इस पर साइबर ठग का वीडियो वायरल किया तो पीड़ित को धमकी देता हुआ नजर आया है। तो वहीं दूसरा पीड़ित लवकेश शर्मा ने बताया कि साइबर ठग सोमवीर दिवाकर की खोली पोल। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि सोमवीर दिवाकर का फोन आया कि 7 लाख रुपए लिए एएमयू में लगवाने के नाम पर और साथ ही पीड़ित लोकेश शर्मा जाल में फंसकर पीड़ित से ठगे 7.5 लाख की ठगी की। पीड़ित परिवार ब्याज पर पैसे लेकर साइबर ठग सोमवीर दिवाकर को पैसे दिए हैं। इस पीड़ित की नहीं लग पाई नौकरी, पीड़ित परिवार भटक रहा, मीडिया से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। वहां पुलिस से मदद की दुआ कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? लोकेश शर्मा। क्या घटना हुई आपके साथ में? सर नौकरी की ठगी हुई है हमारे साथ सोमवीर दिवाकर से। कौन है ये सोमवीर दिवाकर, कहाँ का रहने वाला है? शाहपुर मडराग। किस तरीके की ठगी हुई है? एमयू में नौकरी के लिए 7.5 लाख रुपए उसने हमसे लिए थे, ठगी कर लिए थे और करीब इससे 2 साल पहले से यहाँ पर काम करने जाते थे एसी का। जब काम करने जाते थे इसने हमसे बोला कि लोकेश भाई यूनिवर्सिटी में जगह निकली है और आप वो जो भी हो आप उनके लिए बोल दो, आप काम करवा दो किसी का। तो पहले तो इसने 1 लाख मांगे थे, फिर 1 लाख थे वो 4.5 लाख हो गए इसके। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हो रहा है तो अच्छी बात है। तो जब एंड हुआ तो इस पर हमारे 7.5 लाख रुपए करीब पहुँच चुके थे। तो हमने इससे पैसे हमें लगा के ये हमें फर्जी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो हमने इसे एक दिन से बोला कि तो हमें तो फ्रॉड कर रहा है तो हम नहीं करा रहे, अब तो पैसे देते हमें। तो इसने पैसे दिए तो इसने हमें चेक दिया 1 लाख रुपये का, ये रहा चेक। और ये हमने लगाया तो ये बाउंस हो गया। अब हाँ 2 बार बाउंस हुआ था, एक पर्ची मिल नहीं रही है इसकी, 2 बार बाउंस हो गया। अब ये पैसे के लिए कभी कहता है मैं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, ऐसी कहानी चल रही है अभी तक। तो आपने जिसको पैसे दिए थे, कैश दिए, ऑनलाइन किए, कैसे किए? अच्छा, फिर उसने क्या किया उस पर? उस पर तो कुछ ना किया, बस अब रोजाना आजकल कर रहा है हमारे साथ में पैसे के लिए। और कभी काफ़ी लोगों का इस पर हाथ है, नेता नगरी का। किन लोगों का हाथ है? जयवीर सिंह है और ये तुम्हारे अनिल पांडे सर हैं और ये चेयरमैन है राम कुमार, जो क्या नाम है उनका। आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस में की? नहीं, इसने हमें एक दिन शिकायत के लिए हमने बोला था हम FIR कर देंगे, तो बोला आप FIR कर दोगे तो समझ लो कि आपका पैसा मारा जाएगा। किसी चक्कर में हमने किसी ना कप्तान से मिले ना किसी FIR वगैरह। तो जो सत्ताधारी लोगों का हाथ है इसके ऊपर, वो भी आपके ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, ऐसा उन्होंने तो कोई दबाव नहीं बनाया, पर यही हमसे बस इसके घर पे गए थे तो जब इसी ने दबाव बनाया तो बोले यहाँ पे क्यों आ जाते हो, यहाँ पे तुम यहाँ पे रोज पैसे मांगने आ जाते हो,
दे दूंगा पैसे, मारा जा रहा है आपका पैसा, ऐसे करके से वहाँ से घर से भगा दिया था। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला? दिवाकर, गाँव शाहपुर मडरा। अब आप पुलिस में इसकी कुछ कार्रवाई कराना चाहते हैं? हो जाए, करा दो, अच्छी बात है। अब हमने तो नहीं कराई, कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश शर्मा। नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप राजा मेरा नाम है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे संग घटना ये हुई कि सोमवीर दिवाकर एक बार मेरे पास आए, पंडित जी हमारे हैं लोकेश शर्मा जो मेरे संग एसी का काम करते हैं, उनके संग आए थे। तो उन्होंने जो है नौकरी के लिए मुझसे कहा कि बोले यूनिवर्सिटी में नौकरी निकली है और मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में। बोला ठीक है। बोले आपके बच्चे क्या करते हैं? मैंने मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं। बोले मैं सरकारी नौकरी दिला दूंगा और कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी एक बच्चे को। तो मैंने कहा मैं क्या खर्चा आएगा? बोले एक बच्चे के आएंगे 7 लाख रुपये। तो मैंने अपने घर में राय लेके मैंने बात करी। उसके बाद में जब मैं कहा कि चलो दे देंगे तो मैंने इसको पैसे दिए। उसके बाद जो बोला 2 महीने तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, वरना ये केस आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 2 में हो रहे सब काम। कुछ वैकेंसी रह गई थी जो हमने माँ नहीं भरी थी, उनका पैसा भी आ गया था, लेकिन हमने उन्हें ब्रेक करके आप लोगों को उसमें एंट्री कराएंगे। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मेरे संग में फिर जब मैंने दे दिए तो उसने कहा कि और कोई हो 2-3 वैकेंसी और, तो मैंने 3 लोग और जोड़े, जिसमें मेरे साड़ू थे जिनकी बिटिया है वसुधा सक्सेना, और एक रमेश शर्मा है और एक रजत है। इन 3 लोगों को मैंने जोड़ा था, जो मेरे माध्यम से इनके पास गए और पैसा उन्होंने इसके हाथ में दिया। ये हमेशा मेन स्टेट बैंक में पैसा लेता था कैश, नंबर उसमें अकाउंट से कोई पैसा नहीं लिया, न से कुछ चेक लिया हमसे। कब दिए थे आपने पैसे? ये 2022 की केस है। अच्छा। तो टोटल पेमेंट जो 16,90,000 रुपये मेरे पास से मेरी तरफ से गया है। अब वो लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो, तो मैंने उन लोगों को 9,30,000 रुपये अब तक दे चुका हूँ। उसने आपको वापस नहीं किया? लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं दिया, मुझे तो जो दिया वो यही है 3,10,000 रुपये। उसके बाद मार्च से उसने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, मेरे सारे मोबाइल बंद कर दिए। अब मैं घर पे भी जाता हूँ तो धमकी देता है कि मैं जान से मरवा दूंगा, यहाँ आना मत, हाथ पे तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैंने इसके घर जाना बंद कर दिया। कौन है वो धमकी देता आपको? क्या नाम है? सोमवीर दिवाकर है, शाहपुर गाँव का है, मटाक के पास। अच्छा, आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस में की? नहीं, पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की कि उसने खुद हमसे कह रखा था कि पुलिस में करोगे तो आपके पैसे से गेम खेलूंगा मैं, आपका पैसा इनमें ठिकाने लगा दूंगा, फिर भी मुझे बच जाएगा पैसा। तो हमने इसलिए कार्रवाई नहीं करी। मैं पैसे देता रहूँगा, आप कार्रवाई मत करना कोई भी। हमने ठीक है नहीं करेंगे कार्रवाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसे पैसे देगा नहीं। जी सोमवीर दिवाकर जो है किसी पार्टी से संबंध रखता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसने जयवीर सिंह के संग में रहता है और इसने पार्टी फंड में पैसा भी दिया काफ़ी अच्छा खासा। इसके संग में वो चेयरमैन है इसके गांव का, वो भी इसके संग में है। एक सतीश कुशवाहा, वो भी अपने आप को बहुत बड़े नेता, वो भी इसके संग में रहते हैं। ये सब पूरी टीम मिली हुई है, ये सब फ्रॉडी है, सब सारे एक दूसरे मिले हुए हैं, वो सबका यही काम है। और भी सत्ताधारी है, और आज भी ये काम कर रहा है। मुझसे अभी कुछ दिन पहले मिला था ये, तो मुझसे बोला तुम एक काम करो, तो मुझे 5 लाख रुपये की व्यवस्था करा, मैं तुम्हें 25 लाख रुपये दे दूंगा। तो मैंने भाई वो कैसे दोगे तुम? पूरी मैं नंबर 2 के पैसे दूंगा, बैंक में मत जाना, बाकी मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। आप मुझे 5 लाख व्यवस्था करा दो, 25 लाख रुपये तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में बड़ा हादसा। आवारा पशुओं से बचने से मुर्गों से भरा वाहन खाई में पलटा, 2000 से ज्यादा मुर्गे मरे। आपको बता दें NH-24 पर तेज रफ्तार वाहन को अचानक सामने आए आवारा पशुओं के झुंड को बचाना भारी पड़ गया। लखीमपुर से बरेली जा रहे मुर्गों से भरा पिकअप वाहन खाई में पलट गया, जिससे 2000 से ज्यादा मुर्गों की मौत हो गई है। हादसा तिलहर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास हुआ है। ड्राइवर सद्दाम ने बताया कि जैसे ही सड़क पर अचानक आवारा पशु आगे टक्कर से बचने के लिए उसे वाहन को मोड़ा, लेकिन पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। ड्राइवर हादसे में सुरक्षित बच गया, लेकिन वाहन में भरे सभी मुर्गे मर गए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे बिखर गए और सबसे हैरानी की बात यह रही कि स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मरे हुए मुर्गों को बोरे में भरकर अपने अपने घर ले जाने लगे। परिवहन मालिक के अनुसार हादसे में 2.5 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम सालार सवाल। अच्छा, क्या घटना हुई थी अभी? मैं सुबह 4 बजे के टाइम शाहजहांपुर पार करके पलिया से मैंने माल भरा था और आंवला जा रहा था, जिला बरेली आंवला, तहसील आंवला है, वहाँ माल लेकर जा रहा था अपने फार्म पे। रास्ते में यहाँ पे के सामने से गाँव का काफ़ी बड़ा झुंड निकल कर आया, एकदम से रोड क्रॉस करा। ड्राइवर ने गाड़ी बचाते साइड में ली, पता चला फिर एक साइड कोई गाड़ी झुकती चली गई और गाड़ी खंडी में पलट गई।
कितना क्या नुकसान हुआ है? तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शक्ति फार्म नगर पालिका अध्यक्ष सुमित मंडल के पास एक वृद्ध महिला अपनी समस्या को लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि सुभाष चौहान नाम का एक व्यक्ति मुझे 1,70,000 रुपए लेकर गया था, जिसके चौथे साल चल रहा है। उसने मुझसे 1 महीने के लिए पैसे मांगे थे और अपनी परेशानी बताई थी। मैंने उसकी परेशानी को देखते हुए उसे 1,70,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन अब तक सुभाष चौहान नाम का व्यक्ति मुझे वापस पैसे नहीं कर रहा है। उसको मैंने पैसे चेक के माध्यम से दिए थे। पैसे ना देने पर मैंने काफी इंतजार किया और बाद में मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है। महिला ने बताया कि पुलिस भी मेरी इसमें कोई मदद नहीं कर रही है। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पैरों के अंदर रॉड और साथ ही प्लेट पड़ी हुई है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन सुभाष चौहान नाम का व्यक्ति मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो वहीं उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष सुमित मंडल ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बात करने के बाद आपकी मदद करने और साथ ही आप चिंता ना करें। मैं तो हमेशा जो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं गरीब और शोषित व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूँ। ये माताजी हमारी जो हमारे नगर पंचायत से हैं, इन्होंने सुभाष चौहान करके किसी व्यक्ति को इनसे 1 महीने का समय लेकर कुछ पैसे लिए थे। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से टल ही रहा है। ये सितारगंज के रहने वाले हैं, तो माताजी मेरे पास गुहार लेके आई है। तो अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने कोतवाल साहब से भी बात कर ली है। बाकी मुझे लगता है बहुत जल्दी इस माताजी को लाभ मतलब न्याय मिल जाएगा, मुझे आशा है। वटी पंत है, उसका नाम है सुभाष चौहान, उर्मिला चौहान उसकी पत्नी, और उसकी लड़की को भी दिया। यहाँ लड़की आई मेरे साथ में, उसका नाम है संगीता चौहान, और उसने कहा 1 महीने में लौटा दूंगा। मैंने 3 साल हो गए हाथ जोड़ते जोड़ते मैं हार मान हो गई। फिर मैंने कोर्ट केस कर दिया, तब भी वो कोर्ट में आ नहीं रहा। मेरा ही खर्चा धरा, मैं ही तारीख में जा रही हूँ, वो आ नहीं रहा है। आपने कितने पैसे उसे दिए? 1,70,000। कितना टाइम हो गया? और चौथा साल लग गया, 4 साल पूरा हो गया, 5वां साल लगेगा फरवरी से। तो अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा, दे दूंगा कह रहा है। शकल ही नहीं दिखा रहा, वो अपनी शकल नहीं दिखा रहा। हाँ, क्या कर मेरा, और उसके पाँव में पड़ी है रॉड। उसका एक्सीडेंट हुआ, रॉड पड़ी है, प्लेट पड़ी है। अब उसके इलाज के लिए, उसकी रॉड निकालने के लिए मेरे पास 1 पैसा नहीं है ना, ताकि अपने खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। जो मंगलौर कस्बे में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज नगर पालिका परिषद परिसर में मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें NIAH विद्युत विभाग सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से भी जाम जैसी स्थिति से निपटने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर जल्दी ही नई रणनीति बनाकर कस्बे को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई है। इस दौरान रिक्शा के स्टैंडर्ड निर्धारित और करने की बात भी रखी गई है। वहीं मंगलौर में नगर में CCTV कैमरों को लेकर भी चर्चा हुई है और लगभग 1 महीने के अंदर कैमरों का कार्य पूरा करने की बात कही गई है। आज जो ये कस्बा मंगलौर है हमारा, कस्बा मंगलौर में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो अतिक्रमण की समस्याएं हैं, दूसरा यहाँ पे समस्या ट्रैफिक अंदर कंजेशन है, रोड काफ़ी नैरो हैं। तो उस संबंध में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में चेयरमैन साहब यहाँ पे थे, इनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य विभिन्न विभाग उपस्थित थे। इसमें PWD को बुलाया गया, NH से संबंधित कार्य थे उनको बुलाया गया है, हेडल से संबंधित कार्य उनको बुलाया गया है, ये साहब हैं। तो इस संबंध में 2-3 चीज़ें हुई हैं, जैसे माननीय विधायक जी ने आपको अभी अवगत करा दिया है, तो उन पे अमल करने का कार्य किया जाएगा। और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो 2 टाइप के इंक्रोचमेंट हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी, और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। हम फर्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम रिमूव करें। उसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी आदेश हैं, DM साहब के भी स्पष्ट आदेश हैं कि उसमें एक रोस्टर है जो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया जाएगा, और हर एक एरिया हम चिन्हित करेंगे कि कहाँ कौन सा हम अतिक्रमण हटाएंगे। उस संबंध में हम एक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा, तो उस अतिक्रमण पे हम रोस्टर के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि अभी देखिए, आज मंगलौर नगर पालिका में माननीय विधायक काजी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, अन्य डिपार्टमेंट्स,
NHAI, बिजली विभाग, PWD, काफ़ी लोगों को हमने, सभी डिपार्टमेंट्स को हमने बुलाया और मंगलौर की मूलभूत समस्याओं को लेकर ही हमने ये मीटिंग रखी है। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और जो हम जल्दी ही से धरातल पे लाएंगे। हमने कुछ नो एंट्री जोन बनाए हैं, कहीं हमने 4 व्हीलर की परमिशन दी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या भारी वाहन के लिए हमने कुछ टाइम के लिए उसकी नो एंट्री की है। तो जल्दी ही हम अतिक्रमण और जाम को लेके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और जो एक तनाव बना रहता है मंगलौर कस्बे का और गांव के लोगों का, वो भी हमने दूर कर लिया है और जल्दी ही इसको भी दूर कर लेंगे। प्यार बना रहेगा। अतिक्रमण और जाम की समस्या को जल्दी ही हम निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मंगलौर में हमने हमारी 29/10/2025 को बैठक हुई। हमने मंगलौर में जो भी मेन पॉइंट है, हमने पुलिस प्रशासन से और राजस्व प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से हमने कुछ जगह चिन्हित की है कैमरेज के लिए। तो 15-20 दिन के अंदर अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर पूरे मंगलौर में कैमरे, वायरलेस वाले कैमरे लगा दिए जाएंगे। मैं तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, नेशनल हाईवे की टीम, PWD की टीम, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदगण और व्यापार मंडल के लोग के साथ बैठकर एक बात हो, विद्युत विभाग कहीं पोल हटाना है तो सभी को साथ बिठाकर बात की गई, सभी की राय मशवरे लिए गए, कैसे ये इन्हीं संसाधनों में कैसे स्थिति को सुधारा जा सके। सबसे बड़ी बात आज जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरब और पश्चिम के बीच में बांट दिया जाता है कस्बे को, उस पर हमने बात की। यहाँ नेशनल हाईवे की टीम थी, वो कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ऐसे हम मंगलौर को पूरब और पश्चिम में नहीं बंटने देंगे। कुछ एक नो एंट्री जोन्स बनाए हैं जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं बनाए। 4 व्हीलर और ये हैवी ट्रैफिक के ये जो भी मिनट्स बने हैं, ये ईओ नगर पालिका साहब आपको भी सारे बता देंगे। हमने कोशिश ये की है कि क्योंकि वैकल्पिक मार्ग यहाँ कम है, तो जो भी वैकल्पिक मार्ग कम होने के कारण व्यवहारिक नो एंट्री जोन्स करे हैं। तो सभी लोगों ने यहाँ सहयोग करने की बात की, सभी व्यापार मंडल के लोगों ने सहयोग की बात की कि दुकानदार एक सीमा के बाहर, नाले के बाहर अपना सामान नहीं रखेंगे और अगर नाले के बाहर सामान रखें में पुलिस ने आज मंगलौर बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों और दोपहिया वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान सीओ मंगलौर ने खुद बसों में चढ़कर चेकिंग की, वहीं कई मोटरसाइकिल की भी चेकिंग की गई है। दिल्ली लाल किले के सामने ब्लास्ट के बाद लगातार उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में है और हरिद्वार जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान दिन रात पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। सीओ मंगलौर ने बताया कि यह चेकिंग लगातार चलाई जा रही है और हर क्षेत्र में हर संदिग्ध चीजों व व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है और उन्होंने आम जन से भी अपील की है कि वे अपने आसपास संदिग्ध चीजों पर नजर बनाए रखें और पुलिस को सूचना भी दें। ये आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में बोडपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे मंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है। और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, वहीं उपस्थित जिला अध्यक्ष रुक्मणी धामी ने कहा कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें हर जगह के कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप, टीकाकरण, जनगणना जैसे कार्य भी हमें दिए जाते हैं। अलग अलग विभागों के कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय हमारे हिसाब से नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन 800 रुपए दिए जाए, महीने की सैलरी हमारी 24,000 दी जाए और रिटायरमेंट
होने पर हमें 10 लाख रुपए दिए जाए, जिससे हम अपनी आजीविका सरलता से चला सके, क्योंकि हमारा इसके अलावा कोई और काम नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएंगे, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मौके पर सभी मंजू, गंगा, सरिता, सुनीता, किरण, संध्या, सुधा देवी, देविका, सुमित्रा आदि लोग वहां पर उपस्थित रहीं। रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए महिला कोष से ही मिलना चाहिए, जो हमारा 100 रुपए कार्यकर्ती सहायिका का कटता है 2016 से, और 2016 से करता है। हमारी सिर्फ 2 मांगों को ही लेके बैठे हैं रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए, और क्या कहते हैं, और हमारा मानदेय 800 रुपये प्रति डे और 24,000 रुपये महीने की वजह से बैठे हैं। 9,000 में हमारा घर नहीं चलता, बाल बच्चे इतने बड़े कोर्स कराए, पढ़ाए, क्या करे, सब इसी पे निर्भर है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ जल्दी सुने, वरना हम कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ 6 सेवाएं हमको 6 सेवाएं करनी है। हम 12 सेवाओं पे काम कर रहे हैं। समाज कल्याण का काम हम कर रहे हैं, नंदा गौरा का हम कर रहे हैं, बेलों का हम कर रहे हैं, गौजन्ना हम कर रहे हैं, बाल जन्ना हम कर रहे हैं, वृद्धा विकलांग की सर्वे हम कर रहे हैं, इनकी पेंशन का काम हम कर रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि हम बेलों का और निर्वाचन का काम, बेलो ही तो है ना, ये काम हम कर रहे हैं, जबकि टीचर लोगों ने छोड़ दिया, हमारे ऊपर डंडा कर रखा है सरकार ने। ये चीज़ बहुत गलत है। हम इतना सारा वर्क करते हैं मात्र 9,300 में सर, दिन की दिहाड़ी तक नहीं पड़ती हमें, तो इतना वर्क कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को। बेटियों का कितना अपन आप देख रहे हो, ये रोड में, ये यहाँ लगाओ, ये रोड में बैठे, ऐसे पत्थरों में बैठे हैं। सरकार को क्या बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? बेटियों की समस्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों लगाते हैं नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ये चीज गलत है। या तो इन नारों पे आप अपनी सहमति दो, या फिर अपने नारों को पूरा करो, या फिर ये नारे ही मत लगाओ। कहते हैं मातृ शक्ति जिंदाबाद, रोडों में तो हमें मुर्दाबाद करके रखा है आपने। ये रोडों में ऐसे क्या कहते हैं, पत्थरों में हमें बैठने में मजबूर किया है। फिर कहते हो हम महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। सरकारी महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण कर रही है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रुक्मणी धामी। शक्ति फॉर्म की नगर पालिका बोर्ड की चौथी मीटिंग हुई, जिसमें सभी सभासद एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुमित मंडल रहे उपस्थित। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित मंडल ने कहा कि आज बोर्ड की मीटिंग में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जैसे ही ऊपर से आदेश हुआ है, यातायात और अतिक्रमण को देखते हुए सभी को कहा गया है कि अपने अपने ठेला फंड सड़कों से हटाकर पीछे लगाए, और साथ ही नोटिस देने की भी बात कही गई है, वह सरकार के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईओ मैडम से वार्ता हो गई है, और अगर कोई भी व्यक्ति सड़क के ऊपर फड़ या फिर ठेला लगाता है तो उसे हटा ले, वरना अपनी जिम्मेदारी उसकी होगी। और साथ ही नाली के पीछे बैठने वाले किसी व्यक्ति को भी अगर परेशान किया जाता है तो उसके साथ स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। उसको सूर्य लाइट और साथ ही मोबाइल टॉयलेट के प्रस्ताव पर भी विशेष वार्ता वहां पर की गई है। से पुराने कार्यकाल में रहे, उसका भी बिल बकाया है, तो उस चक्कर में हमने अभी थोड़ा हाथ रोक रखा है। लेकिन उसके बावजूद में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें से सोलर लाइट की बात रखी गई है और उसको पास भी किया गया है। एक मोबाइल टॉयलेट की बात की गई। आउटसोर्स कर्मचारियों के जो टेंडर होना है ठेकेदार के अधीन, उसको भी पारित किया गया है कि इसको टेंडर निकाल के करा जाएगा। और सबसे बड़ी जो कई दिन से सूचना आ रही थी कि हमारे 10 महीने के कार्यकाल हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक नवीन प्रक्रिया के थ्रू जो ठेकेदार नए पंजीकृत होने हैं उसके भी प्रस्ताव इस बोर्ड में पास हुआ है। और काफ़ी सारे काम हैं, जिस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा शक्ति फार्म के सभी व्यापारियों भाई से, बोर्ड के प्रस्ताव में भी पास हुआ है। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि नगर में यातायात जो संबंधित समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो अतिक्रमण का है। तो अतिक्रमण के मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से मैं अधिकारी से, मेरे जो ईओ मैडम है उनसे भी मेरी बात हुई है। अगर नियम के तहत आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के किसी भी ठेली फड़ व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी ठेली थोड़ा नियम अनुसार अपने अपने थोड़ा अंदर कर ले, ताकि यातायात में कोई परेशानी ना हो। और कुछ लोगों ने जो अफवाह फैला रखा है कि नोटिस बांटा है, ये बांटा है, तो वो सरकारी आदेश है, ये व्यक्तिगत बोर्ड का वो नहीं है। ये हर जगह हो रहा है अतिक्रमण के मामले में। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा सारे व्यापारी भाइयों से कि आप नाली के बाहर जो भी आपने सामान लगा रखा है कृपया करके नाली के अंदर कर दे। अगर मैडम नाली के अंदर कोई कार्रवाई करती है तो उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं लेता हूं और मैं मैडम के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हूं। लेकिन नाली के बाहर अगर आपने लगा रखा है कोई भी अपनी दुकान, अपनी सामग्री, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी कि उसमें चालान प्रक्रिया जो शासन प्रशासन के लोग करेंगे, चाहे डीएम का आदेश हो। कोतवाल साहब का भी मेरे पास फोन आया था, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा किसी के बहकावे में ना आकर इसको अपना हटा के
खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश नगर निगम की दुकानों के हुए टेंडर ने अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नगर निगम के पार्षद वहां पर कंबोज ने लगाया है। अनियमितताओं को लेकर पार्षद ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की दावा किया है। नगर आयुक्त ने आरोपों को गलत बताया और साथ ही नियम अनुसार टेंडर की प्रतिक्रिया को करना बताया है। आपको बता दें, पार्षद लव कंबोज ने आरोप लगाया है कि बीते रोज नगर निगम के 9 दुकानों के टेंडर ऑफलाइन हुए, जिसमें ठेकेदार और साथ ही दुकान लेने वालों ने टेंडर प्रक्रिया की जमकर धज्जियां उड़ाई है। नगर निगम कार्यालय के बाहर दुकानदारों ने पॉल बांटने का काम किया है। इससे नगर निगम की जहां राजस्व का नुकसान हुआ है, वहीं नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पारदर्शिता नहीं होने की वजह से लोगों को दुकान मिलनी थी और उन्हें नहीं मिल पाई है। पार्षद ने बताया कि वह इस अनियमितता को लेकर अगर नगर आयुक्त से मिलेंगे और साथ ही ज्ञापन देकर जांच की मांग करेंगे। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल नियम अनुसार हुई है। जो आरोप लगाया जा रहा है वे बिल्कुल बेबुनियाद है। बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और कोई इस तरह की कोई अनियमितता या ऐसा कुछ नहीं है। फेयर तरीके से पूरे जो जिनने इसमें प्रतिभाग किया उनके सामने टेंडर खोला गया है और अधिक से अधिक 10 से 12 लोगों ने भी एक टेंडर में प्रतिभाग किया है। तो इसमें एक किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि कोई अनियमितता हुई हो और फेयर तरीके से ये कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया है। नहीं, जो निगम के जो दुकानों के टेंडर हुए हैं कल, उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं दिखाई दी। इसमें जो ठेकेदार थे, जो लेने वाले थे, दुकानदार, उन सब ने मिलकर आपस में पूल बांटने का काम किया है। जो एक लाभ हमारे नगर निगम को मिलना चाहिए था, जो राजस्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। निगम को लाभ होना था, वो एक देखा जाए तो एक तरीके से नुकसान के रूप में हुआ है। बिल्कुल मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया है कि किस तरीके से कल वहाँ पर बंदरबाट हो रही थी पैसों को लेकर। आपस में निगम के बाहर इतने सारे लोग जिन्होंने टेंडर डाल रखे थे दुकानों के, आपस में पैसे बांट रहे थे। वो कुछ साक्ष्य भी बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों के पास उसके साक्ष्य नहीं है। अब बाकी देखा जाएगा, लेकिन जनता के हित में और नगर निगम के हित में मैं एक लेटर नगर आयुक्त महोदय को दूँगा। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज जनपद के सिटी और देहात क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सभी कोतवाली और थाना क्षेत्र में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर चेकिंग की है। आपको बता दें, हरिद्वार के एसपी क्राइम यातायात जितेंद्र मेहरा ने बताया कि शहर में देहात के सभी चौक चौराहों पर चौपहिया और साथ ही दुपहिया वाहनों की भी कड़ी जाँच की गई है। इस दौरान एसपी सिटी भी यात्रियों और सामान की जाँच करते नजर आए। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे भी अपने आसपास किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को ही दे। जन में कानून के प्रति आस्था भी रहे और विश्वास भी रहे और उसी के साथ साथ अपराधियों में भय भी रहे। इसी को ही संकल्प को साझा करते हुए सभी व्हीकल्स को और लोगों को चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, अभी आप यहाँ से आए हैं, लेंसो चौक और सिटी वगैरह में भी सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसको हम लगातार चलाए रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और आमजन में विश्वास की भावना लगातार निरंतर। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम ने शहर में 8 स्थानों पर प्रस्तावित वेंडिंग जोन में 3 वेंडिंग जोन को अस्तित्व में लाने की कार्रवाई की है। आपको बता दें, सर्वे करने के बाद नगर निगम ने योग नगरी रेलवे स्टेशन, सीमा डेंटल कॉलेज और साथ ही स्टेडिये फैक्ट्री के नाम से ठेली रेडी लगाने वाले वेंडर्स का सत्यापन करना शुरू किया है। इस सत्यापन की जिम्मेदारी नगर निगम ने हायर की है और साथ ही एजेंसी को एक दी है। सप्ताह भर में एजेंसी वेंडर्स की सत्यापन रिपोर्ट और संख्या नगर निगम कार्यालय को सौंपेगी। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि योग नगरी रेलवे स्टेशन, सीमा डेंटल और साथ ही स्टेडिया फैक्ट्री के पास 200 से 250 वेंडर्स को अस्थायी रोजगार के लिए ई कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस एजेंसी को वेंडर्स के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है, उसको कहा गया है कि समय सीमा में वह सत्यापन से कार्रवाई पूरी करे, रिपोर्ट और साथ ही संख्या नगर निगम कार्यालय को पेश करे। सत्यापन में एजेंसी के कर्मचारी वेंडर से मुलाकात करेंगे, उसके रोजगार के संबंध में जानकारी जुटाएंगे, कौन सा वेंडर कितना समय से कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, इसका विवरण भी मांगेंगे। नगर निगम के द्वारा काटी गई रसीदों का भी ब्यौरा लेंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी भी हासिल करेंगे। पास का एक लोकेशन है, एक हमारा सीमा डेंटल कॉलेज के पास का है और एक एमसी के पास स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री के पास का है। इन तीनों लोकेशन पे लगभग 200 से 250 जो वेंडर्स हैं उनको वहाँ पे
बिठाने का एक अभियान रहेगा। और इसमें आज जो सत्यापन का था, ये जो वेंडर्स हैं, कितने कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एक सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी सत्यापन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया है। वो एजेंसी 1 सप्ताह के अंदर इसका चिन्हीकरण करके हमें इसका एक रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जिस स्थान पर जितने भी वेंडर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो उनको उसी स्थान पर वहाँ पे हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आज वॉलीबॉल मैच का 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मदरहुड और साथ ही मोनफोर्ट मां सरस्वती स्कूल रुड़की सहित 3 स्कूलों की छात्राओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर छात्राओं में काफी हर्ष का माहौल देखने को मिला। और साथ ही वहीं राज्य मंत्री शोभा राम प्रजापति और हरिद्वार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सत्येंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के चलते देश की छात्राओं को एक नया जोश भरकर उनमें, जिसके चलते 2047 तक पूरे देश विश्व पर राज करने वाला है। कि हमारा जो युवा है, जो हमारी बेटियां हैं, हम उसके अंदर स्किल पैदा करें। इससे हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल का आयोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग का आयोजन करें, बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दें। तो हम अपने छात्र छात्राओं का इस पर बहुत फोकस करते हैं और कोशिश रहती है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय तो एक बार हमने बना दिया, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, यूज है ना, समाज के लिए हर वर्ग को इसको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी अगर कहता है कि हमें कार्यक्रम करना, तो हम सहर्ष अपनी सहमति प्रदान करते हैं और कहते हैं, और हम अपनी सब कुछ उसमें जितना मैक्सिमम फैसिलिटी वो देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। ये नहीं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम बहुत होते हैं हमारे पर। बहुत ही कम समय में नंबर 1 नहीं, हमारा उद्देश्य नंबर 1 पहुँचने का नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने कर्म करने का है। हमारा उद्देश्य अपने जो युवा वर्ग है उनके अंदर, जो हमारे मोदी जी की, जो प्रधानमंत्री जी की जो है, कि हमारा जो युवा वर्ग है उसके अंदर स्किल पैदा हो, जिससे कि हम बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमारा नंबर 1 तो अपना आप पहुंच जाएंगे। जब हम कार्य करेंगे, अच्छे स्किल पैदा करेंगे, अपना आप नंबर 1 पहुंच जाएंगे। उसका उद्देश्य नहीं है इसका। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 2014 से खिलाड़ियों पर, युवाओं पर जो ध्यान दिया है, आज उसी का नतीजा है जो आप देख रहे होंगे। और अभी सांसद महोत्सव जगह जगह चल रहे हैं, तो सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों नायक, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जिसके डायरेक्टर भाई सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने समय समय पर जगह हर 2-3 महीने बाद बच्चों को ऐसा प्लेटफार्म रुड़की को मिला जो पूरे उत्तराखंड का यहाँ प्लेटफार्म बना। आपकी में जो आपके मन में है बच्चों को आगे बढ़ाने का, मैं उसके सत्येंद्र गुप्ता जी को, इसके पूरे परिवार को, पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। खबर रुड़की से है, जहां अचानक सीएससी सेंटर जांचने निकले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बिना किसी पूर्व सूचना के शहर के विभिन्न सीएससी सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया है। उनके अचानक पहुंचने से सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई जगह पर अनियमितताएं सामने आई हैं। आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे तो कहीं सेवाओं में लापरवाही साफ दिखाई दी है, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब न देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई है। मैंने सभी सेंटर संचालकों से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिन सीएससी सेंटरों पर अनियमितता पाई गई है उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 सप्ताह में जवाब देना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को मिलने वाली डिजिटल सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो सके। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के इस औचक निरीक्षण से प्रशासन की चुस्ती तो दिखाई दी है, साथ ही शहर के सीएससी सेंटर संचालकों को भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर सख्त संदेश दिए हैं। रुड़की प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हो रहा है और बाकी कई 1-2 लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्राथमिक प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है, तो उसी लिए मैंने इनको निर्देश दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर अपना रेट लिस्ट और क्या क्या सेवा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से दे रहे हैं अपनी सरकार पोर्टल और डिजिटल सीएससी के माध्यम से उसका लगाया और उसमें कितना पैसा लेना है वो भी लगाया, ताकि हमारे लोगों के लिए एक गाइड हो जाए कि इतना ही पैसे से इतना सेवा मिलता है करके। 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करोगे
पूर्णता है, तब उसके खिलाफ हम कहता पूरा CSC को बंद करने का भी हो सकती है कार्रवाई। नहीं, इसमें ना दो मूल निवास पत्र के लिए उन्होंने दिया है, 2 स्थायी निवास पत्र के लिए दिया था, उसमें 350 रुपये का बताया। उसी हिसाब से ही इनको नोटिस और जाएगा ताकि अपना रजिस्टर मेंटेन करें और साथ में इनको कौन सेवा ले रहे हैं उनका भी साइन ले लें। निर्धारित रेट होता ही होता है, अपने कई सेवा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अभी प्रिंट निकाला होगा, उनके लिए अलग से साइबर रेट के अनुसार वो प्रिंट के अनुसार पैसा देते हैं। उसके अलावा पोर्टल में चढ़ने के लिए सिर्फ 40 रुपये होता है एक सर्टिफिकेट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पान कार्ड भी लेना होगा और लगभग 189 कुछ रुपये होता है, उतना ही भरना पड़ता है ऑनलाइन। उसके अलावा CSC का भी सेवा शुल्क होता है, वो अलावा पान कार्ड के लिए 100 रुपये लेते हैं, कई लोग 50 रुपये भी लेते हैं। तो आपको लगभग 300 रुपये के अंदर पान कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ही इधर आपके अपने सरकार से मिलने वाले में CSC वाले खुद अपना पैसा लेते हैं और ऑनलाइन में भी 40 रुपये, 40 + 50 90 रुपये में पूरा सेवा होना चाहिए। दोनों ID वैलिड पाया गया, दोनों के ID के एड्रेस रुड़की लिखा गया था, ऐसा नहीं रामपुर चुंगी। तो मुझे इसलिए मैंने उनको बताया कि कहीं और जगह पे आप चला रहे हो तो उसको तुरंत आप हमें सूचना भी दे दें, नहीं तो हमें कई जगह से पता चलता है तो हम करा देंगे उसके खिलाफ भी। अभी तो एक ID निरस्त करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया। पूर्व में भी बहुत सारे सेंटर हैं शहर के अंदर। हाँ, बीच बीच में हम औचक निरीक्षण करते रहेंगे ताकि इन लोगों का हर एक CSC सेंटर में हमारा यही मेन अनियमितता पाई जा रहा है कि इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाया, ताकि हमें लोगों को पता नहीं है कि कितना पैसा देना है। वो कितना कह रहा है उतना पैसा दे देंगे और उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है कि आपका रजिस्टर में चढ़ भी नहीं रहा है। ये 2-3 चीजें हर जगह में पाई जा रहा है, हर CSC सेंटर में। हम उनको यही हिसाब से पिछले बार भी नोटिस दिया था, इसमें भी इस नोटिस देके उसका कार्रवाई वो लोग अपना 1 हफ्ते में अंदर पूरा नहीं करते तो फिर उसमें शाहजहांपुर में दलित युवक की पिटाई और जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई न होने पर अब बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी हां, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा निकालेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने नगर मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिधौली थाना क्षेत्र से 17 नवंबर को दलित युवक अचल कुमार को सिर्फ इसीलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वह उच्च वर्ग के लोगों के गांव में सब्जी बेचने पहुंच गया था। हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की है बल्कि वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपमानित करने की कोशिश भी की है। घटना का मुकदमा संख्या 443/25 सिधौली थाने में दर्ज हुआ है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और साथ ही सिर्फ सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई है। पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल कमजोर है। आपको बता दें, राजेश कुमार सिद्धार्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल कमजोर है। ये जानलेवा हमला था लेकिन पुलिस ने साधारण मारपीट का मामला बना दिया। दलित समाज में डर का माहौल व्याप्त है और हमें मजबूर होकर संविधान यात्रा निकालनी पड़ी है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक संविधान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने की उनकी संभावना है। अचल कुमार पीड़ित ने कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, और साथ ही अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पीड़ित की ये बात मामले की गंभीरता को साफ दिखाती है। गांव में क्षेत्र में दलितों में भारी दहशत का माहौल व्याप्त है और साथ ही लेकिन आरोपी अब तक फरार है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल शाहजहांपुर से इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है और साथ ही पीड़ित न्याय की उम्मीद में बैठा है और इस मामले पर आगे भी आपको क्या कार्रवाई होती है आपको अपडेट देते रहेंगे। अपडेट्स कानपुर में एक घटना हुई जो है ये पूरे देश के इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। 17/11/2025 को थाना सिंधौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में ये हमारे पड़ोस में एक दलित समाज के अचल भाई बैठे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करते हैं। 17 तारीख को ये सब्जी बेचने के लिए गए, क्योंकि ये दलित समाज के हैं। समोड़ा के मोहल्ले में गए, इनको जबरदस्ती वहां पे पकड़ा गया और पकड़ के बड़ी बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। और पिटाई ही नहीं की गई बल्कि इनका वीडियो एक दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए उसको वायरल किया गया। वायरल करने के बाद में जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तब भी उन लोगों को जरा भी उनके दिलों में रहम नहीं आ रहा और ये भी कह रहे हैं
कि कहो कि तुम्हारा बाप, यानी अपना समाज को इनका बाप बताने के लिए मजबूर किया। ये पिट रहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक जैसा तुम कह रहे हो वैसा कहेंगे। ये अपने बाप को ना बता के उनके समाज के अपना बाप बताते रहे। ये पूरे देश के अंदर दलित शोषित समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस संबंध में मैं इनके सबसे पहले गांव गया था, इनसे पूरी घटना की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष महोदय ने सिधौली ने हमें वहां जाने से रोका, रास्ते में इनसे बुला के मैंने वहां के इनसे पूरी जानकारी ली। उसके बाद 24/11/2025 को अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और उनसे मैंने निवेदन किया साधारण तरीके से कि सर आज मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आया हूं, और 3 मैंने मांगे रखी थी। एक मांग रखी थी कि जो वीडियो में वायरल अभियुक्त की पहचान करके उनको सबको जेल भेजा जाए। दूसरी मांग थी कि थाना सिधौली की पुलिस यदि इस केस में संलिप्त है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तीसरी मेरी मांग थी कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि ये भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी इनका मेरे पास टेलीफोन गया था, इनका परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि इतनी मेरी बेइज्जती हुई, हम नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, मेरा वीडियो वायरल हुआ और जैसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं वैसे हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अब चिंता मत करो, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आपको न्याय दिलाएगी। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर 2025 को दलित अत्याचार विरोधी संविधान यात्रा आपके जनपद में शहीद, जहां पे शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, ये कौन सी टाउन हॉल से इकट्ठा होकर और कलेक्टर तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। मेरी मांग यही रहेगी कि जिस तरह से मुलजिमों ने, ये साधारण मारपीट का मुकदमा नहीं, एट्रोसिटी का मुकदमा है, इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस उनके ऊपर लगना चाहिए, जिसमें 7 साल की सजा है, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और एक जांच विशेष को उनको नीचा दिखाया है। इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, दंगा भी फैल सकता है, उनके खिलाफ भी उनका देशद्रोह का मुकदमा बनता है। देशद्रोह का उनके मुकदमा लिखा जाना चाहिए। यहां की प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि देश के समस्त दलित संगठनों से, देश के समस्त दलित पार्टियों से जो इंसानियत और मानवता को बढ़ाना चाहती हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसा कुकृत्य दोबारा किसी के करने की दुस्साहस ना हो। आज 10 तारीख को शाहजहांपुर पहुंचिए और बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचकर इस गरीब भाई को न्याय दिलाने का। खबर संभल से, जहां संभल में मेड जोतने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, एक और मामला तहसील गुन्नौर के ग्राम बागव प्रकाश में आया है। इस प्रकरण से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दर की ठोकर खाने के बाद प्रार्थी ने जिलाधिकारी संभल से न्याय की गुहार लगाई है। दीपक शर्मा निवासी बागव तहसील गुन्नौर जनपद संभल का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक दीपक शर्मा की खेत की मेड़ को दूसरे पक्ष के लोगों ने दबंगई के बल पर जोत दिया है, जबकि इस सारे प्रकरण का मामला कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। दीपक किसी काम के कारण बाहर गया हुआ था, जब घर आकर देखा तो उसकी खेत की मेड़ को जोत दिया गया है और साथ ही खेत की मेड़ पर शीशम खड़ी थी और उनको भी काट दिया गया है। दीपक ने थाना दिवस बबराला में भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। और वो मेरे खेत में पिछली बार 8 फीट घुस गई थी। अभी मैं किसी काम से बाहर गया, उसके बाद मैंने आकर देखा तो मेरी 12 फीट की मेड़ फिर दोबारा तोड़ ली। मेड़ पर मेरी 2 छोटी छोटी शीशम थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और इस संबंध में मैंने थाना अध्यक्ष बबराला को 16 तारीख और 18 तारीख को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया। 20 तारीख को थाना दिवस में भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया और जिलाधिकारी को भी शिकायत पत्र दिया, किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय जनपद संभल को शिकायती पत्र दिया। मेड़ काटने और शीशम की दोनों वीडियो मैंने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में उपलब्ध करा दी है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।